अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? हदीका, नफीसा, बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? 10 मिनट्स का ब्रेक है आपको, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आफ्टर 10 मिनट्स तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें।
ओके जी, आपका ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया है। तो आवाज़ आ रही है अब स्टूडेंट्स मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी बेटा जी? जी समर, वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, इसलिए अब स्लाइड्स भी आपको ठीक शो होंगी। हमारा थोड़ा-सा ये जो टॉपिक है, कुछ डिज़ीज़ेज़ हम पढ़ रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, ये थोड़ी-सी रह गई हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट डिज़ीज़ेज़ की तरफ मूव करेंगे। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? बताइएगा मुझे। ओके, थैंक यू महकुनिसा। नर्सिंग डायग्नोसिस और उसके बाद क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को, अगर उसको कोई भी प्रोस्थेसिस अप्लाई किया गया है, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि हमें उस पेशेंट के लिए प्लानिंग क्या करनी है, गोल्स क्या बनाने हैं। ठीक है जी, फिर उसके अकॉर्डिंगली नर्सिंग इंटरवेंशंस होती हैं कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले गोल्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद हम नर्सिंग इंटरवेंशंस उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। ओके जी, प्लानिंग क्या होगी, गोल्स क्या होंगे? मेजर गोल्स प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली में इंक्लूड द रिलीफ ऑफ पेन, एडिक्वेट न्यूरोवास्कुलर फंक्शन, हेल्थ प्रमोशन, इम्प्रूव्ड मोबिलिटी एंड पॉजिटिव सेल्फ स्टीम एंड द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ऑब्वियसली जो हमारे मेजर गोल्स हैं पोस्ट ऑपरेटिवली वो यही होंगे कि हमारे पेशेंट को पेन ना हो, वो कंफर्टेबल हो, उसका पेन रिलीफ हो, न्यूरोवास्कुलर फंक्शन बिल्कुल एडिक्वेट हो, कहीं पे भी कोई भी नर्व्स, कोई भी वेसल्स जो है वो डैमेज ना हुई हो। जनरली पेशेंट की हेल्थ प्रमोशन के ऊपर हमारा जो है फोकस होगा, हम काम करेंगे कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी वो अब रिजॉल्व हो जाए और पेशेंट की हेल्थ फर्दर प्रमोट हो, उसकी मोबिलिटी इम्प्रूव हो सके और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी सेल्फ स्टीम का हमने ख्याल रखना है कि पॉजिटिव सेल्फ स्टीम हो एंड द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो कॉम्प्लिकेशंस हमने इतनी लिस्ट डाउन की थी उनकी वो उसमें से कोई भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हमारे पेशेंट में डेवलप ना हो। ये हमारे गोल्स हैं। इसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशंस आ जाती हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में देखें सबसे पहले आ जाता है पेन रिलीफ। पेन किस तरह से रिलीफ करना है? पेन रिलीफ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस, यानी फिजिशियन ने जो भी पेन किलर्स एडवाइस किए हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे हम पेशेंट को। पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, ये हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसमें ये होता है कि एक डिवाइस होती है जिसमें जिसे आपने इन्फ्यूज़न पम्प्स देखे होंगे कि वो पेशेंट को जब उसमें हम फिक्स कर देते हैं, पेशेंट को जब ज़रूरत होती है वो उसके अकॉर्डिंगली जो एनाल्जेसियाज़ हैं वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। दूसरी मेडिकेशंस यानी पेन किलर के साथ साथ एनसेड या कुछ भी ऐसी चीज़, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जो भी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है, मेडिकेट बिफोर प्लान्ड एक्टिविटी एंड एम्बुलेशन। पेशेंट को हम एम्बुलेट करवाना चाह रहे हैं, पेशेंट को मूव करवाना चाह रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो अगर हम उससे पहले पेशेंट को मेडिकेशन दे देंगे किसी भी प्लान्ड एक्टिविटी से पहले, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा पेशेंट का जो है वो पेन रिलीफ होने के लिए। यूज़ ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ पेन रिलीफ यानी रिपोजिशनिंग, डिस्ट्रैक्शन, गाइडेड इमेजरी एटसेट्रा। इसके अलावा हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। पेन रिलीफ करने के लिए जो डिफरेंट मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं उसमें देखिए रिपोजिशनिंग है,
पेशेंट की पोजीशन चेंज की जा सकती है, जिस पोजीशन में वो कंफर्टेबल हो। डिस्ट्रैक्शन थेरेपीज़ यूज़ की जा सकती हैं, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट किया जाता है पेन की तरफ से। और गाइडेड इमेजरी, ठीक है जी। और स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज्ड स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल पेन, यूज़ ऑफ आइस और कोल्ड एलिवेशन, उसी तरह से एलिवेट करके रखना है और इमोबाइल करना है। मसल सेटिंग, एंकल एंड काफ पंपिंग एक्सरसाइजेज, ये वही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड स्किन केयर मेजर्स इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंट टर्निंग एंड पोजीशनिंग, यानी पेशेंट की स्किन केयर भी हमने बहुत अच्छे से स्किन केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को बैक केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी स्किन को असेस करते रहना है, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करनी है पेशेंट की, ताकि उससे कोई भी प्रेशर अल्सर्स डेवलप ना हो सकें। Measures to ensure adequate nutrition and hydration. Large amount of milk should not be given to orthopedic patients on bed rest. देखें मेजर्स यही हैं कि अच्छी एडिक्वेट न्यूट्रिशन देनी है पेशेंट को और हाइड्रेशन, दोनों चीज़ें, क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्वियसली जो भी वूंड है उसको हील करने के लिए हेल्प आउट होगा और पेशेंट की जनरल हेल्थ भी उससे प्रमोट होगी। लेकिन लार्ज अमाउंट में मिल्क बेड रिडन पेशेंट्स को इसलिए नहीं देना क्योंकि मिल्क बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है जी। फॉलो फिजिकल थेरापी एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ऑब्वियसली जो भी फिजिकल थेरापिस्ट हैं उनके साथ नर्स ने हेल्प आउट करना है, फिजिकल थेरापी जो है उसे परफॉर्म करवाना है और रिहेबिलिटेशन के जो भी प्रोग्राम्स हमने पेशेंट से रिलेटेड बनाए हैं उसे फॉलो करना है। इनकरेज द पेशेंट टू सेट रियलिस्टिक गोल एंड परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ विद इन लिमिट्स ऑफ द थेराप्यूटिक रेजीम। अपने पेशेंट को भी इंकरेज करना है हमने, अपने पेशेंट को अपने साथ एक्टिविटीज़ में, गोल मेकिंग में, प्लानिंग में इन्वॉल्व करना है। पेशेंट को इंकरेज करना है कि वो अपने ही लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाए और जो अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी परफॉर्म करने की कोशिश करे जितना भी वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है जी। और प्रिवेंटिंग एटेलेक्टेसिस एंड नमोनिया, नमोनिया और एटेलेक्टेसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए इंकरेज करेंगे और कफिंग एक्सरसाइजेस के लिए इंकरेज करेंगे। इसके अलावा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। उसके बाद आ जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को, तो उसको किस तरह से रिलीव करना है हमने। पेशेंट की बॉवल फंक्शन को मॉनिटर करना है, वो किस, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही, कितनी फ्रीक्वेंट वो स्टूल पास कर रहा है। पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस देखें, ये बात पहले भी आपके साथ डिस्कस हुई थी कि कॉन्स्टिपेशन में फ्लूइड का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। तो उसका फ्लूइड स्टेटस देखें, पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस देखें कि पेशेंट कितना फ्लूइड इनटेक ले रहा है, कितना नहीं ले रहा, ठीक है जी। और अर्ली मोबिलाइजेशन, जितना जल्दी हम पेशेंट को बेड से बाहर मूव करवा सकेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो अर्ली मोबिलाइजेशन हमारे लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमारे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, उसे बेड से बाहर मूव करवाइए। स्टूल सॉफ्टनर्स, जो स्टूल सॉफ्टनर्स हैं यानी लेग्जेटिव्स हो सकते हैं, डिफरेंट और मेडिकेशंस होती हैं वो हम उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट टीचिंग, पेशेंट की टीचिंग बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को अगर हम ये नहीं बताएंगे कि आपकी अर्ली मोबिलाइजेशन कितनी ज़रूरी है और आपकी मतलब कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए आपने पानी ज़्यादा पीना है कितना ज़रूरी है, अगर आप फाइबर डाइट उन्हें दे रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम पेशेंट को टीचिंग देंगे तो पेशेंट उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज़ द रेफरेंस। आप सबको पता है ब्रूनर एंड सुधार की जो बुक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसी से मैं लेक्चर्स बनाती हूँ। यहाँ तक कोई अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। मैं जो है दूसरी स्लाइड मीनवाइल अपलोड कर लेती हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। ओके, दूसरी प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड होती है मीनवाइल, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जी।
चलिए जी, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग ही हमारा यूनिट है और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की सेकंड प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस प्रेजेंटेशन के क्या क्या हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लोअर बैक पेन. Then we will discuss what are the clinical manifestation and diagnostic test with their findings for lower back pain, and then what are the medical and nursing management for a patient with lower back pain. ठीक है जी, उसके बाद we will explain the following common conditions of the upper extremity and how we have to manage them, that are what is bursitis and tendinitis, its management, what are the loose bodies, what is impingement syndrome, what is carpal tunnel syndrome, what is ganglion and what is Dupuytren's disease, और इनकी मैनेजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे. Then we will discuss the whole nursing process, nursing care plan of patient undergoing surgery of the hand or wrist. Then we will explain the following common conditions of the foot and their management, like what is plantar fasciitis, what are the cons and callus, what is ingrown toenail, what is hammer toe, what is hallus valgus, and what is pes cavus, and what is Morton's neuroma, एंड व्हाट इज़ फ्लैट फुट. इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और इनकी मैनेजमेंट को. देन वी विल डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट और होल नर्सिंग प्रोसेस फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग फुट सर्जरी, एंड discuss the patient education regarding self care after foot surgery. ठीक है जी. सो व्हाट इज़ लोअर बैक पेन, होता क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं. मोस्ट लोअर बैक पेन इज कॉज्ड बाय वन ऑफ मैनी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एक्यूट lumbosacral strain, unstable lumbosacral ligament and weak muscles, osteoarthritis of the spine, spinal stenosis, intervertebral disc problems, and unequal leg length. Obesity, stress, and occasionally depression may contribute to lower back pain. Back pain due to musculoskeletal disorder usually is aggravated by activity, whereas pain due to other conditions is not. सो लोअर बैक पेन, सबसे पहले हमने उसके थोड़े से जनरल कॉजेज़ देख लिए कि लोअर बैक पेन जो है उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं. उसमें देखें, आपका जो लंबर और सैक्रल रीजन का स्पाइन होता है उसका स्ट्रेन हो सकता है. लंबो सैक्रल जो रीजन है वहाँ पे जो लिगामेंट्स मौजूद हैं, जो मसल्स मौजूद हैं, वो वीक हो सकते हैं. पेशेंट को जनरल ओस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, जाहिर है वो स्पाइन के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है. स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है. ठीक है जी. और इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है. और अनइक्वल लेग लेंथ, जो कुछ लोगों को प्रोस्थेसिस वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ऐसी कंडीशन में भी अनइक्वल लेग लेंथ हो सकती है उसकी वजह से भी, क्योंकि जाहिर है वो बैलेंस उस तरह से मेंटेन नहीं रख पाते तो उनको लोअर बैक पेन हो सकता है. इसके साथ साथ ओबेसिटी यानी वेट बहुत ज़्यादा होना, स्ट्रेस और समटाइम डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी बॉडी के ऊपर ऑब्वियसली इनका इफ़ेक्ट होता है, तो इनकी वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है. और जो बैक पेन होता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की वजह से, वो यूजुअली एक्टिविटीज़ की वजह से एग्रीवेट हो जाता है. लेकिन अगर किसी और वजह से हो, जैसे स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो वो एक कांस्टेंट ही रहता है, उसका एक्टिविटी से कोई इतना ख़ास ताल्लुक नहीं होता. Older patients may experience back pain associated with osteoporotic vertebral fracture, osteoarthritis of the spine, and spinal stenosis. अम, जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं, देखिए हम सबको पता है कि उनको ओस्टियोपोरोसिस भी होता है. ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, बेसिकली विटामिन डी और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बोन के अंदर. तो जब ओवरऑल बॉडी में याद रखिएगा कि ओस्टियोपोरोसिस जो है या ओस्टियोपीनिया जो है, ओस्टियोपोरोसिस में तो ये होता है कि सारे मिनरल्स जो है ना, बोन की यानी डेंसिटी ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है. तो ओस्टियोपोरोसिस इस तरह की चीज़ें ओल्डर एज में जाके ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं. और इनका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है ना, वो वर्टिब्रा के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है इनका. आपकी जो नेक ऑफ फीमर है, हिप जॉइंट में, वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट होता है.
तो इसलिए ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस भी हो सकती हैं जिनकी वजह से बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस स्पाइन का हो सकता है और स्पाइनल स्टीनोसिस हो सकती है। Other causes include kidney disorders, pelvic problem, retroperitoneal tumors and abdominal aortic aneurysms। और मज़ीद जो causes हैं जो फर्दर कॉजेज़ हो सकते हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, किडनी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किडनी डिसऑर्डर में भी पेशेंट आपका कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा पेल्विस, ऑब्वियसली आपकी जो पेल्विस का एरिया है वो आपकी जो बैक है उसके तो बहुत ज़्यादा करीब है ना उसके साथ, तो ज़ाहिर है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अ, ठीक है जी। पेल्विक प्रॉब्लम कोई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और प्लस रेट्रोपेरिटोनियल जो स्पेस होती है वहाँ पे कोई ट्यूमर है उसकी वजह से हो सकता है। और एब्डोमिनल एओर्टा जो होता है उसकी एन्यूरिज्म्स, एन्यूरिज्म बेसिकली डायलिटेशन को कहते हैं, कि एब्डोमिनल एओर्टा की एन्यूरिज्म्स की वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। रेट्रोपेरिटोनियल सिंपल वो स्पेस होती है बेटा, हम सबको पता है कि पेरिटोनियम की हमारी लेयर है जो कि एब्डोमेन में मौजूद है, उसकी बैक साइड पे जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल। तो ये सारी जो है हमारी हमने जनरल कॉजेज डिस्कस की हैं लोअर बैक पेन की। अब हम थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं इसकी। The spinal column can be considered an elastic rod constructed on rigid unit। स्पाइनल कॉलम हम सबको पता है एक इलास्टिक रॉड है, क्योंकि देखिए वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट तो नहीं है ना, पहली बात उसका एक शेप है स्पेसिफिक। और दूसरी बात ये है कि हम वो इस सेंस में इलास्टिक है कि अगर वो इलास्टिक ना हो तो हम अपनी हम कैसे मूव कर सकें, हम कैसे अपनी बैक को जो है वो बेंड कर सकें, हम कैसे झुक सकें। सो स्पाइनल कॉलम एक इलास्टिक रॉड है जो कि कंस्ट्रक्टेड होता है रिजिड यूनिट्स के ऊपर। उसके जो रिजिड पार्ट होते हैं दैट आर कॉल्ड वर्टिब्रास, और उसके कुछ फ्लेक्सिबल यूनिट होते हैं दैट आर कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दे हेल्ड टुगेदर बाय कॉम्प्लेक्स फैसेट जॉइंट्स, मल्टीपल लिगामेंट्स इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके आपस में कुछ जॉइंट्स होते हैं, और पैरावर्टिब्रल यानी वर्टिब्रा के आगे पीछे कुछ मसल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये सारे आपस में मिलकर एक ऐसा स्पाइनल कॉलम हमारे लिए बनाते हैं कि जो जिसके अंदर रिजिड यूनिट भी मौजूद हैं और फ्लेक्सिबल यूनिट भी मौजूद है, और इनकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। इट्स यूनिक कंस्ट्रक्शन अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, वही बात आ गई जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की कि ये जो अल्लाह ताला ने इसको इस तरह की यूनिक कंस्ट्रक्शन दी है, ये अलाउ करती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को वाइल प्रोवाइडिंग मैक्सिमम प्रोटेक्शन फॉर द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है उसको बाहर से रिजिड वर्टिब्रास उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ उसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मौजूद होती है कि हम मूव कर सकते हैं। जो स्पाइनल कर्व्स होते हैं दे एब्जॉर्ब वर्टिकल शॉक्स फ्रॉम रनिंग एंड जंपिंग। जब हम रनिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं तो उस वक्त जो स्पाइनल के कर्व्स बने हुए हैं वो हमारे वर्टिकल शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द ट्रंक मसल्स हेल्प स्टेबिलाइज द स्पाइन, जो ट्रंक के मसल्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे स्पाइन को स्टेबिलाइज करने के लिए। जाहिर है जो हमारा पूरा ट्रंक है उसके मसल्स वो भी उसके साथ तो जॉइंट हुए हैं ना, कि ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल उसको उसने इसी तरह से छोड़ा हुआ है, नहीं। द एब्डोमिनल और thoracic important in lifting activities वर्किंग टुगेदर टू मिनिमाइज स्ट्रेस ऑन द स्पाइनल यूनिट। जो हमारे एब्डोमिनल और थोरेसिक मसल्स होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट इन लिफ्टिंग एक्टिविटीज़, यानी जो हमारी लिफ्टिंग यानी वज़न उठाने वाली है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारे एब्डोमेन के मसल्स हमारे थोरेसिक मसल्स हमें हेल्प आउट करते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं तो ही जो हमारी स्पाइंस होती हैं स्पाइनल यूनिट्स होते हैं उसके ऊपर प्रेशर कम होता है। ठीक है जी। डिसयूज वीकेंस दीज सपोर्टिंग मस्कुलर स्ट्रक्चर्स। अगर हम जाहिर है इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो सपोर्टिंग मसल्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वीक हो जाएंगे,
Obesity, postural problem, structural problem and overstretching of the spinal support may result in back pain. अब ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस की कि अल्लाह ताला ने किस तरह से वर्टिब्रा के कर्व्स बनाए हैं, किस चीज़ को पूरे वर्टिब्रल कॉलम में जो है किस चीज़ को रिजिड बनाया है, किस चीज़ को फ्लेक्सिबल बनाया है, ये सारी चीज़ें किस तरह से मूव करना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा, पोस्चरल प्रॉब्लम होंगी, आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होंगी, आप कोई बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी की एबिलिटी से ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग करेंगे, कोई इस तरह का काम करेंगे, तो जो स्पाइनल को सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ें वीकन हो जाएंगी और इट में रिजल्ट इन बैक पेन। ये है बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी जो आपका बैक पेन है उसकी। द इंटरवर्टिब्रल डिस्क चेंज इन कैरेक्टर एज अ पर्सन एजेस। ये एक नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क वहाँ पे मौजूद हैं उनका कैरेक्टर चेंज होना शुरू हो जाता है। अ यंग पर्सनस डिस्क आर मेनली फाइब्रो कार्टिलेज विद अ जेलेटिनस मैट्रिक्स। एक जो यंग इंसान होता है, यंग शख्स होता है, उसकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो फिब्रस कार्टिलेज, एक तो कार्टिलेज बोन की होती है ना ये, ठीक है, वो फिब्रस कार्टिलेज की बनी होती हैं, उसके साथ जेलेटिनस मैट्रिक्स वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है वो जो फिब्रो कार्टिलेज था वो अब डेंस यानी हार्डन होना शुरू हो जाता है और उसकी शेप भी ख़राब हो सकती है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है। जो डिस्क है उसकी डीजेनरेशन यानी डिस्क का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना, दैट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ लोअर बैक पेन बेसिकली। द लोअर लंबर डिस्क यानी L4 से लेके L5 तक और L5 से लेके S1 तक, दे आर सब्जेक्ट टू द ग्रेटेस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड द ग्रेटेस्ट डिजेनरेटिव चेंजेस। जो हमारी लंबर और सैक्रल वन है इन पे सबसे ज़्यादा जो है ना बॉडी का मैकेनिकल स्ट्रेस होता है और इसमें ये सबसे ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस इसके अंदर आती हैं। ठीक है जी। डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क प्रोट्रूजन का क्या मतलब है बेटा कि डिस्क का बाहर की तरफ मूव कर देना, हर्निएटेड न्यूक्लियस पॉपुलस भी इसको कहते हैं। प्रोट्रूजन का मतलब भी यही होता है अपनी जगह से बाहर की तरफ मूव कर देना। सो डिस्क बाहर की तरफ इस तरह से प्रोट्रूड आउट हो जाए और वो जो जॉइंट्स है जिनके थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो फेसिड जॉइंट चेंजेस कैन कॉज प्रेशर ऑन द नर्व रूट एंड लीव द स्पाइनल कैनाल विच रिजल्ट्स इन पेन दैट रेडिएट अलोंग द नर्व। अब जो स्पाइनल नर्व्स मूव कर रही हैं, जाहिर है स्पाइनल कॉर्ड में से निकल के उस कैनाल में से निकल के बाहर मूव कर रही हैं, अगर डिस्क अपनी जगह से हिल जाएगी, बाहर निकल आएगी या फिर इन जॉइंट्स में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाएंगी कि उनके दरमियान में नर्व जो है वो उनके दरमियान में नर्व जो हैं वो डैमेज हो रही होंगी, तो उसकी वजह से नर्व जो होगी ना बेसिकली वो कंप्रेस होती है और पेशेंट को बहुत शदीद पेन होता है। और ये पेन जो है जहाँ जहाँ भी ऑब्वियसली नर्व रेडिएट कर रही है उसके साथ साथ वो पेन रेडिएट करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो पेशेंट कंप्लेन करेगा, एक्यूट बैक पेन दैट इज़ लास्टिंग लेस देन 3 मंथ्स। एक्यूट पेन हो सकता है अगर 3 मंथ से कम की कंप्लेन है, या क्रोनिक बैक पेन हो सकता है अगर 3 मंथ से ज़्यादा वो लास्ट कर रहा है विदाउट इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी। और फटीग की कंप्लेन करेगा पेशेंट, और जो पेन रेडिएटिंग डाउन द लेग वो मैंने अभी आपको बताया था, जिसको हम नॉर्मली रेडिक्यूलोपैथी और शियाटिका पेन कहते हैं। वो बेसिकली इस वजह से हो रहा होता है कि डिस्क के दरमियान में वो नर्व जो होती है ना वो कंप्रेस हो रही होती है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ भी नर्व मूव करती है वो उसके साथ साथ पेन मूव करता है। इसके अलावा पेशेंट का गेट, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी मोबिलिटी, पेशेंट के रिफ्लेक्सेस, उसकी लेग लेंथ, लेग की मोटर एक्टिविटी या मोटर स्ट्रेंथ कितनी बाकी है, एंड सेंसरी परसेप्शंस, वो लेग के अंदर कितनी ज़्यादा सेंसेशंस को फील कर सकता है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। पेशेंट का गेट भी ख़राब होता है, पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड की मोबिलिटी भी ख़राब होती है, उसके रिफ्लेक्सेस भी ख़राब होते हैं, लेग लेंथ हो गई, लेग की स्ट्रेंथ हो गई और सेंसरी परसेप्शन, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। पैरा वर्टिब्रल मसल स्पैज़म,
with the loss of the normal lumbar curve and possible spinal deformity. इसके अलावा पैरावर्टिब्रल मसल स्पैज़म, ये आपको मैंने बताया था कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्राज हैं, उसके इर्द गिर्द जो मसल्स मौजूद होते हैं उन्हें हम पैरावर्टिब्रल मसल्स कहते हैं, तो उनका स्पैज़म भी हो सकता है, यानी उनकी टोन बोन में सख्ती आ जाएगी, उनकी टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिस इज कॉल्ड मसल स्पैज़म। और इसके अलावा जो नॉर्मल हमारा लंबर कर्व है, ऑब्वियसली वो तो फिर उस तरह नहीं रहेगा ना जब मसल्स की टोन बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब आ जाता है असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, किस तरह से हमने असेस करना है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन, ये बहुत ज़रूरी है। पेन की हमेशा तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अपने पेशेंट से पूछनी है। डिटेल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए पेन की, कितना सीवियर पेन होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, कितनी देर तक रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब किस किस्म का पेन होता है, कहाँ रेडिएट करके जाता है, उसके साथ कोई और सिम्टम्स, आपको जब पेन हो रहा हो तो उस वक्त आपको पेन के साथ कोई और सिम्टम्स भी महसूस होते हैं, यानी आपको ऐसा लगता हो कि जैसे आपकी टांग में लेग वीकनेस, यानी आपकी टांग में कोई जान नहीं है, और किस तरह से किस जगह पे पेन हो रहा है, और फिर पेशेंट से पूछते हैं कि वो पेन किस तरह से रिलीव होता है, आप खुद से उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। इसके अलावा वर्क और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम क्वेश्चन करेंगे अपने पेशेंट से कि आपकी क्या बेसिकली सॉरी, पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, आपके काम की नौइयत क्या है। इसके अलावा उस पेन का क्या इफ़ेक्ट है उस पेशेंट के ऊपर, उसकी मूवमेंट के ऊपर, उसकी लाइफ स्टाइल के ऊपर, उसकी जितनी भी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर, उसके दर्द का, उसके पेन का कितना असर हो रहा है। देन असेस पोस्चर, पोजीशन चेंजेस एंड गेट, उसके अलावा हम पेशेंट का खुद से असेस करेंगे उसका पोस्चर ठीक है नहीं है, उसकी पोजीशन मतलब पोजीशनल चेंजेस क्या हैं, और उसका गेट किस किस्म का है। फिज़िकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम स्पाइनल कर्वेचर, आपको पता है क्या नॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर है, वो किस किस जगह पे जो है, आपको पता है सर्वाइकल जो हमारी वर्टिब्राज होती हैं वो किस शेप में होती हैं, थोरेसिक रीजन पे कौन सा कर्व होता है, लंबर, सैक्रल, ये सारे हमने स्पाइनल कर्वेचर को असेस करना है। बैक और लिम्ब की सिमेट्री, यानी कमर, पेशेंट की जो बैक है, कमर है, उसकी सिमेट्री चेक करेंगे, दोनों दोनों तरफ ना, राइट और लेफ्ट साइड पे इक्वल है, सिमेट्रिक है या नहीं है। और इसके अलावा मूवमेंट एबिलिटी, DTRs हैं, ठीक है, और सेंसेशंस देखेंगे, और मसल स्ट्रेंथ देखेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने जो पेशेंट है उसकी हमने खुद फिज़िकल एग्जामिनेशन करके चेक करना है। ठीक है जी, अगर पेशेंट आपका बहुत ज़्यादा ओबीस है तो उसकी कंप्लीट आपने न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी करनी है कि मतलब क्या वजह है, क्या वो उसकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है, ये क्या वजह है, किस वजह से पेशेंट इतना ज़्यादा ओबीस हुआ हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। वो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हमें ऐसे पेशेंट को जो अगर क्रॉनिक बैक पेन के साथ आ रहा है, मेडिकेशन से रिलीव नहीं हो रहा, तो हम उसकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे ताकि हम रूल आउट कर सकें द कॉज। वो क्या क्या है, सबसे पहले एक्सरे ऑफ द स्पाइन, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का एक्सरे है। इट में डिमोन्स्ट्रेट कोई फ्रैक्चर नज़र आ सकता है हमें स्पाइनल एक्सरे में, उसकी कोई डिसलोकेशन नज़र आ सकती है, इन्फेक्शन पता लग सकता है, ओस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, या स्कोलियोसिस हो सकता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमें एक्सरे की फाइंडिंग में नज़र आ सकती हैं। फिर हम बोन स्कैन करवाते हैं, ब्लड स्टडीज़ करवाते हैं, जिसमें किसी भी किस्म का इन्फेक्शन अगर है तो वो डिस्क्लोज हो सकता है, गॉड फॉरबिड कोई ट्यूमर है बोन का वो पता लग सकता है, या फिर बोन मैरो के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो भी हमें बोन स्कैन से और ब्लड स्टडीज से पता लग जाएंगी। इसके बाद आता है बेटा जी कंप्यूटेड टोपोग्राफी, या फिर जिसको CT स्कैन भी कहते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है इन आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग प्रॉब्लम सच एज, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऑब्सक्योर सॉफ्ट टिश्यू लीजन्स, यानी जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके, यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई लीजन्स बने हुए हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपके वर्टिब्रल डिस्क हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम फर्दर आगे जाते हैं तो हम MRI करवा सकते हैं पेशेंट का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे कहते हैं।
MRI permits visualization of the nature and location of spinal pathology. MRI में हम CT स्कैन से ज़्यादा डेप्थ में जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि बेसिकली पेशेंट की जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, पैथोलॉजी है, उसकी नेचर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG, जिसमें इलेक्ट्रोमायोग्राम में हम मसल्स को जाके देखते हैं, उसके अंदर नर्व कंडक्शन को चेक करते हैं कि मसल्स के अंदर नर्व्स ठीक से मतलब सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही। दे आर यूज टू इवेलुएट स्पाइनल नर्व रूट डिसऑर्डर, यानी नर्व प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नर्व से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे चेक किया जाता है बेटा। उसके बाद माइलोग्राम क्या होता है, इट परमिट्स विजुअलाइजेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट मे हैव हर्निएटेड और मे बी कॉम्प्रेस्ड। माइलोग्राम में अगर स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी पोर्शन हर्निएटेड बाहर की तरफ आ गया है या फिर दबा हुआ है जो हमारी वर्टिब्राज है उसके दरमियान में, तो उसको हम यहाँ पे असेस कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि अगर बैक के कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, टेंडन हैं, लिगामेंट्स हैं, उनमें अगर कहीं भी टियर आ गया है, किसी भी किस्म का कोई इंजरी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो वो हम ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट इनफ है आज के लिए। वैसे तो 45 मिनट्स भी आपके हो गए हैं, तो या आगे मज़ीद पढ़ लें, आज बैक टू बैक होगी ना क्लास। यहाँ तक किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। CT, MRI और EMG बेटा, नरजिस, CT स्टैंड फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें भी हम CT स्कैन, इसको CT स्कैन कहते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम है। CT स्कैन में हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ कोई और चीज़ मौजूद है, कोई लीजन्स मौजूद हैं, ठीक है, उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर अगर गॉड फॉरबिड वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, उसे हम ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, CT स्कैन में यानी बेसिकली तो डायग्नोस करेंगे ना, डायग्नोस करने के बाद उसे टेस्ट करेंगे, फिर उसे ट्रीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है MRI में हम CT स्कैन से ज़्यादा डेप्थ में जाके, डिटेल में जाके चीज़ों को देख सकते हैं। इस तरह से कि MRI में हम समटाइम ना डाई भी यूज़ करते हैं, यानी हमें चीज़ें मज़ीद विजुअलाइज हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू CT स्कैन। तो MRI में भी यही होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ किसी भी किस्म की पैथोलॉजी है, तो ना सिर्फ उसकी लोकेशन पता लगेगी, बल्कि हमें उसकी नेचर भी पता लग जाती है। इसके अलावा EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स के अंदर नर्व कंडक्शन को चेक करते हैं कि मसल्स के अंदर क्या नर्व्स जो हैं, सेंसरी नर्व्स ठीक से सेंसेस लेके पहुंच रही हैं ब्रेन से, और उसके बाद जो मोटर नर्व्स हैं वो ठीक से एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रेन्स ऑर्डर या फिर नहीं कर रही। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमायोग्राम। ठीक है जी। और माइलोग्राम जो है उसमें हम बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जा रही है ना बेटा, उसके बाहर हमारी वर्टिब्रास है, तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को हम असेस करते हैं कि कहीं वो हर्निएटेड तो नहीं हुई हुई, निकल के बाहर तो नहीं आई हुई, या फिर वो कॉम्प्रेस तो नहीं हो रही। ठीक है जी, ये चीज़ें हम माइलोग्राम में चेक करते हैं। चलिए, टाइम भी हो गया आपका, अब हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए।
समर आप फर्स्ट लेक्चर में नहीं थी? समर नहीं, प्रेजेंट थी आप भी। अच्छा, हम यासिर की अटेंडेंस हो गई है। यासिर, तलहा, यासिर, हाँ हो गई है। निम्रा, सुहेल 31। जी नरजिस, सीटी स्कैन से ज़्यादा बेहतर एमआरआई होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम हर पेशेंट को डायरेक्ट एमआरआई की तरफ ले जाते हैं, नहीं। पहले हमेशा हम इनिशियल जो टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट की चीज़ें वहाँ पे हम डायग्नोज नहीं कर पाते, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है जी। जी समर, आप प्रेजेंट थी बेटा, मैंने देख लिया, चेक कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स का नाम एकदम से माइंड से स्लिप हो जाता है ना, इस वजह से ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं थे। साफिया, वैसे साफिया जो है मेरी कज़न का भी नाम है, और नफीसा भी यहाँ है। शी वाज माय क्लास फेलो, वन ऑफ माय क्लास फेलो इन नर्सिंग। रिदा अहमद 36। राबिया की हो चुकी है 33। हाफसा फरवा। मुनीबा, शबाना असगर, शबाना असगर। ओके, केजिया, केजिया असलम, केजिया असलम। और शबाना असगर भी हो गई। अरूज फवाद, अरूज फवाद की अटेंडेंस हो गई। मोहम्मद फैसल। वैसे मैंने नोटिस किया आपकी क्लास के बॉयज़ बड़ी तसल्ली से आते हैं, आराम से। वो कहते हैं पहले सब अटेंडेंस मार्क करवा दें, उसके बाद हम जाएंगे, है ना। माहम अफजाल जी, माहम हो गई आपकी अटेंडेंस। जॉन की भी हो गई है, फैसल की हो गई, बीनिश सरवश की भी हो गई है।
कुर्तुलैन, रतुलैन की भी हो गई है, बार बार नाम लिखते हैं आप लोग। आयशा, अक्सा और फैसल, यासिर, यासिर की भी हो गई है अटेंडेंस, अक्सा की भी हो गई है यासिर, निम्रा, जावेद। निम्रा, निम्रा की तो आई थिंक मैंने मार्क कर दी। निम्रा, जावेद की तो कर चुकी हूँ। सनानाज, क्या हुआ सनानाज? सनानाज आपकी दोनों लेक्चर में अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। मैकुन्निसा, मैकुन्निसा की भी हो चुकी है, आयशा की भी हो गई है, सनानाज की भी हो गई है। अच्छा जी, कितने स्टूडेंट हैं? ओके स्टूडेंट, कोई क्वेरी नहीं है? यहाँ तक सब क्लियर है? तो फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।